गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। हम जनजातियों का अध्ययन कर रहे थे। जनजातियों में हमने विश्व की 2 जनजातियाँ, भारत की 2 जनजातियाँ पढ़ी थी और उसके आगे क्रम में हम राजस्थान की जनजातियों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया जनजाति की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले गरासिया जनजाति की बात करते हैं। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गरासिया जनजाति। सबसे पहली मीणा, नंबर 2 भील और नंबर 3 कौन सी है? गरासिया। याद रखेंगे, गरासिया राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गरासिया राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली है मीणा, दूसरी है भील और तीसरी है गरासिया। ये स्वयं को चौहान राजपूतों के वंशज मानते हैं। मतलब जो गरासिया जो समुदाय के जो लोग हैं वो स्वयं को चौहान राजपूतों के क्या मानते हैं दोस्तों? वंशज मानते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो राजपूत समुदाय के चौहान जो वंश है उससे हमारी उत्पत्ति हुई है। इनका मूल प्रदेश आबू रोड का भाकर क्षेत्र, इनका जो मूल प्रदेश है वो आबू रोड का भाकर क्षेत्र है। मूल प्रदेश का मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ से इस समुदाय की, इस जनजाति की उत्पत्ति मानी गई है वो क्षेत्र, उस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। तो गरासिया जनजाति का जो मूल क्षेत्र है वो मूल क्षेत्र है सिरोही जिले का आबू रोड। आपको पता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप में ये आपका सिरोही जिला है। ये वाला जो जिला है उदयपुर के पास में, ये वाला जो जिला है वो जिला कौन सा दोस्तों? सिरोही जिला है। तो इनका जो मूल प्रदेश है वो किसको माना जाता है? सिरोही जिले में आबू रोड क्षेत्र है। सिरोही जिले की एक तहसील है। जैसे हमारे चूरू जिले की रतनगढ़ एक तहसील है, उसी प्रकार जो ये सिरोही जिला है, उसी प्रकार जो ये सिरोही जिला है, इस सिरोही जिले में एक तहसील है, उसका नाम है आबू रोड। तो आबू रोड तहसील से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। मतलब गरासिया जनजाति कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? इनका जो मूल प्रदेश है वो है आबू रोड का भाकर क्षेत्र। भाकर अरावली पर्वतमाला की जो कटी फटी पहाड़ियाँ होती है उसे भाकर कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की जो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं उसे क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। और ये जो आबू रोड है, आपको पता है राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है और सिरोही जिले में आबू पर्वतमाला भी है। सिरोही जिले में आबू पर्वतमाला भी है, ठीक है ना। आपने माउंट आबू का नाम सुना होगा सिरोही में। तो जो माउंट आबू है उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ वो आबू पहाड़ियाँ कहलाती है और वहीं पर एक भाकर क्षेत्र है। मतलब अरावली की जो कटी फटी पहाड़ियाँ उसे क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। तो जो गरासिया जनजाति है उसका मूल क्षेत्र कौन सा हुआ? उनका मूल क्षेत्र हुआ सिरोही जिले का आबू रोड। और आबू रोड में भी जो भाकर क्षेत्र है वो भाकर क्षेत्र गरासिया जनजाति का मूल प्रदेश माना जाता है। मूल प्रदेश का मतलब हुआ जहां से इस जनजाति की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान में सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील, वर्तमान समय की हम बात करें, मूल प्रदेश की तो बात हम करे थे पुराने समय की, ठीक है। वर्तमान समय की हम बात करें तो हमारा जो सिरोही जिला है, सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली तहसील और उदयपुर की गोगुंदा तहसील। तो देखिए हम 3 जिलों की बात करते हैं, सिरोही, पाली और उदयपुर। तो देखिए दोस्तों, सिरोही पाली, ये रहा सिरोही, ये रहा पाली जिला और ये रहा उदयपुर जिला। ये जो 3 जिले हैं, इन 3 जिलों में मुख्य रूप से गरासिया जनजाति क्या करती है? निवास करती है। कितने जिलों में? राजस्थान के 3 जिले हैं, सिरोही जिला हो गया, पाली जिला हो गया और उदयपुर जिला हो गया। राजस्थान के 3 जिलों में गरासिया जनजाति मुख्य रूप से दोस्तों निवास करती है। इन जिलों में भी कुछ स्पेशल जो जगह है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपके इसमें चित्र में दे रखा है कि पाली जिले की बाली तहसील, पाली जिले की कौन सी तहसील? बाली तहसील। उदयपुर की कौन सी? गोगुंदा। उदयपुर की कौन सी? गोगुंदा, ठीक है। और सिरोही जिले की कौन सी? आबू रोड और पिंडवाड़ा। तो सिरोही की आबू रोड और पिंडवाड़ा, पाली जिले की बाली और उदयपुर की गोगुंदा। उदयपुर की गोगुंदा, पाली जिले की बाली और सिरोही जिले की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में वर्तमान में ये क्या करते हैं? निवास करते हैं, ठीक है। तो इस गोगुंदा व कोटड़ा तहसील में इस जनजाति का बाहुल्य है। तो मतलब राजस्थान के 3 जिलों में गरासिया जनजाति का बाहुल्य है। पाली, उदयपुर, पाली
उदयपुर और उसके बाद में कौन सी, सिरोही। पाली, उदयपुर, सिरोही, पाली, उदयपुर, सिरोही, 3 जिले हैं जिसमें जनजाति का क्या है दोस्तों, बाहुल्य है। भील व ग्रास्य जनजाति में अत्यधिक समानता पाई जाती है। तो देखिए भील व ग्रास्य जनजाति में अत्यधिक समानता पाई जाती है। दोस्तों समानता इसलिए पाई जाती है, समानता इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो क्षेत्र भील जनजाति का है वही का वही क्षेत्र ग्रास्य जनजाति का भी है। मतलब जो भील जनजाति है उसका निवास स्थान भी उदयपुर, सिरोही, है ना, और ये पाली और चित्तौड़गढ़ का जो ये आसपास का क्षेत्र, वो क्षेत्र भी किसका है, भील जनजाति का है। और यही क्षेत्र जो है वो किसका है, ग्रास्य जनजाति का भी है। तो ग्रास्य जनजाति और भील जनजाति में अत्यधिक समानता पाई जाती है। उनके रहन सहन में, उनके खान पान में, उनके सामाजिक जीवन में क्या है, समानता पाई जाती है। उसके अलावा जैसे भील जनजाति तीर कमान चलाती है, उसी प्रकार जो ग्रास्य जनजाति है वो भी क्या चलाती है, तीर कमान चलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रासियों के गाँव के बारे में। ग्रासिया के गांव पहाड़ों पर दूर दूर छितरे हुए होते हैं, है ना। ग्रासिया समाज के जो लोग हैं वो गांव में जब अपना घर बनाते हैं तो वो अपने घर एक दूसरे से दूर दूर बनाते हैं और अलग अलग पहाड़ियों पे अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रासिया जनजाति के गांव पहाड़ों पर दूर दूर स्थित होते हैं। भी 4-5 पहाड़ मिलके गाँव हो गया और 5 पहाड़ों में 5 उन्होंने मकान बना लिया अपना। तो मतलब दूर एक घर से दूसरे घर के बीच में क्या होती है, दूरी ज़्यादा होती है। तो ग्रासिया के गाँव पहाड़ों पर दूर दूर होते हैं। इनके घरों को घेर, ये तो याद रह जाएगा, घर घेर। तो ग्रासिया जनजाति में घरों को क्या कहा जाता है, घेर कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति में घर को क्या कहा जाता है दोस्तों, घेर कहा जाता है। और गांव को फालिया कहा जाता है। गांव को क्या कहा जाता है, फालिया। घर को घेर और गांव को फालिया। ये याद रखेंगे कि भील जनजाति में क्या कहा जाता है ना, और मीणा जनजाति में क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ग्रासिया जनजाति में घरों को घेर कहा जाता है, गांव को फालिया कहा जाता है। एक पहाड़ पर एक ही गोत्र का परिवार निवास करता है। मतलब एक पहाड़ पर एक ही समाज के, एक ही जो इनका ग्रासियों का जो गोत्र होता है वो एक गोत्र एक पहाड़ पर निवास करता है। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको कि एक पहाड़ पर ग्रासिया जनजाति का एक ही परिवार का गोत्र निवास करता है। आई बात समझ में, या दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक पहाड़ पर एक ही परिवार के लोग ग्रासिया जनजाति में निवास करते हैं और सब जो गोत्र हैं उन सब गोत्रों के जो घर हैं वो अलग अलग पहाड़ियों पर होते हैं। यह है ग्रासिया जनजाति के घरों की विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता। इसे याद रखेंगे क्या, कि ग्रासिया जनजाति में जो घर बनते हैं वो एक पहाड़ी पर एक ही गोत्र के परिवारों के घर बनते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये चित्र में देख सकते हैं कि ये देखिए आप एक पहाड़ी पर एक ही समाज के समुदाय के लोग क्या रह रहे हैं, आसपास निवास कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ग्रासिया जनजाति में उनके सामाजिक जीवन की। ग्रासिया में 3 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला मोरबंदिया विवाह। पहला कौन सा विवाह होता है, मोरबंदिया, जिसमें फेरे होते हैं। मोरबंदिया विवाह में क्या होते हैं, फेरे होते हैं। तो ग्रासियाओं में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला विवाह होता है मोरबंदिया। मोरबंदिया विवाह वह विवाह होता है जिसमें फेरे लिए जाते हैं। जिसमें क्या लिए जाते हैं, फेरे लिए जाते हैं और संपूर्ण धार्मिक परंपराओं का जिसमें पालन किया जाता है। जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं, मतलब मंत्रोच्चारण करना है या किसी बड़े को बुलाना है ना, वर और वधू पक्ष दोनों के लोग आकर के बैठते हैं और एकदम धार्मिक तरीके से जिस विवाह को किया जाता है उस विवाह को क्या कहा जाता है, मोरबंदिया कहा जाता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रासिया जनजाति के जो लोग हैं वो मोर को बहुत पवित्र मानते हैं। मोर आपको पता है हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसी प्रकार जो ये ग्रासिया जनजाति के लोग हैं वो मोर को शुभ मानते हैं। ठीक है ना, तो जैसे इनका विवाह भी जो सबसे बढ़िया धार्मिक है वो कौन सा है, मोरबंदिया है। तो याद रखेंगे मोरबंदी, मोर को ये क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। इसलिए जो इनका मोरबंदिया विवाह होता है उसमें फेरे लिए जाते हैं। वो पूर्ण रूप से धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए किया जाता है। दूसरा विवाह पहरानवा विवाह। पहरानवा विवाह के अंदर ही होता है दोस्तों, इसमें कोई सामाजिक परंपराओं का पालन नहीं किया जाता, केवल नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं। इसमें वर और वधू पक्ष के लोग शामिल नहीं होते हैं। कुछ खास मतलब
कुछ खास ही लोग, जैसे लड़के के परिवार वाले हो गए तो वही शामिल होंगे, या फिर लड़की के परिवार वाले हैं वही शामिल हो गए। तो मतलब ये जो विवाह है ये जल्दीबाजी में किया हुआ विवाह है, इसे हम मान सकते हैं। मतलब इस विवाह में ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होते हैं, ये विवाह जल्दी से संपन्न किया जाता है। इस विवाह का नाम है दोस्तों पहरानवा विवाह। पहरानवा विवाह के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं। मोरबंदिया में सभी प्रकार के फेरे और धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाता है, जबकि पहरानवा विवाह में फेरे जरूर होते हैं लेकिन अन्य धार्मिक मान्यताओं को पूरा नहीं किया जाता है। तीसरा बात हम करते हैं तानना विवाह की। तानना जो विवाह है उसमें वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाता है। याद है इससे पहले वीडियो में हमने दापा प्रथा पढ़ी थी। दापा प्रथा का मतलब जब वर पक्ष वाले कन्या पक्ष को क्या देते हैं, मूल्य, उस कन्या का मूल्य चुकाते हैं। वही तीसरा विवाह गरासिया जनजाति में भी है जिसे हम कहते हैं तानना विवाह। तानना विवाह में वर पक्ष मतलब लड़के वाले है ना, कन्या पक्ष को, लड़की वालों को कन्या का मूल्य चुकाते हैं। उन्हें लड़के वाले लड़की वालों को पैसा देते हैं उस लड़की का, ठीक है ना। इस विवाह को क्या कहा जाता है, तानना विवाह कहा जाता है। आई बात समझ में। तो गरासिया में 3 विवाह होते हैं। पहला विवाह मोरबंदिया जिसके अंदर फेरे लिए जाते हैं और धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाता है। दूसरा विवाह पहरानवा विवाह जिसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। और तीसरा विवाह दोस्तों तानना विवाह जिसमें वर पक्ष कन्या पक्ष को उसका मूल्य चुकाता है। पिता परिवार का मुख्य होता है। इसका मतलब ही हुआ कि गरासिया जनजाति में भी पितृसत्तात्मक समाज होता है, ठीक है। जहां पर भी पिता मुख्य होता है वो पितृसत्तात्मक समाज होता है, और जहां पर माताएं मुख्य होती है उसे मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। तो पिता परिवार का मुख्य होता है, इसलिए गरासिया जनजाति में भी पितृसत्तात्मक समाज हमें देखने को मिलता है। ये एकांकी परिवार के रूप में रहते हैं। हमने पहले इस बात को पढ़ लिया कि एक परिवार एक पहाड़ी पे रहता है, तो ये परिवार कैसा हुआ, एकांकी परिवार हुआ, ठीक है। तो जो गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, और इनका जो परिवार होता है वो एकांकी परिवार के रूप में होता है, ठीक है। तो सामाजिक जीवन हमने विवाह के बारे में देख लिया 3 प्रकार के, और पितृसत्तात्मक समाज के रूप में देख लिया, और इनका एकांकी परिवार हमने देख लिया। जैसा कि विवाह समारोह में आपके सामने ये देखो तस्वीर आई हुई है, इस तस्वीर में देखो गरासिया जनजाति विवाह और कैसे ढोल बजाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज आगे बात करते हैं। गरासिया 3 वर्गों में बंटे हुए होते हैं। 3 वर्गों में बंटे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो मीणा जनजाति है वो मुख्य रूप से 2 वर्गों में, जमींदार मीणा और जमींदार मीणा, बाकी भी में बंटी हुई, लेकिन मुख्य रूप से कितने वर्ग है, मीणाओं के 2 वर्ग है। उसी प्रकार गरासिया जनजाति भी 3 वर्गों में बंटी हुई होती है। पहला मोटी नियात, दूसरा नेनकी नियात और तीसरा निचली नियात। मोटी नियात, नेनकी नियात, निचली नियात। नियात का मतलब, नियात इनके बंटवारे का शब्द है, ठीक है। तो मोटी नियात, नेनकी नियात, निचली नियात। याद करने का तरीका, सबसे पहली तो नियात होगी मोटी, है ना। दूसरी हो गई कौन सी, नेनकी। मोटी के बाद में छोटी, तो नेनकी का मतलब हो गया छोटी। तो मोटी के बाद में छोटी कौन सी, नेनकी, और नेनकी के बाद में और छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, निचली। तो याद रखेंगे गरासिया जनजाति में, ये सब याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको कि आपको याद रह जाए दिमाग में। गरासिया जनजाति 3 वर्गों में बंटी हुई है। पहली मोटी नियात, दूसरी नेनकी नियात और तीसरी निचली नियात। मोटी के बाद में छोटी, तो मोटी नियात, उसके बाद में नेनकी, और तीसरी कौन सी होगी, निचली। जो सबसे जो नीचे होती है वो कौन सी नियात होगी, निचली नियात। तो गरासिया जनजाति 3 नियातों में बंटी हुई है या 3 वर्गों में बंटी हुई है, ठीक है। आइए आगे बात करते का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जाति पंचायत का मतलब इनके समाज में जो जातियां होती हैं, वो जो जातियों की जो पंचायत होती है उनको महत्वपूर्ण स्थान होने का मतलब ये हुआ कि वो अपनी पंचायतों के जो फैसले होते हैं उन्हें ये मानते हैं, ठीक है। तो गरासिया समाज में जाति पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गांव व भाकर स्तर पर जाति पंचायत होती है। जाति पंचायत 2 स्तरों पर होती है, एक तो गांव स्तर पर होती है और एक भाकर स्तर पर होती है, ठीक है। गांव स्तर का मतलब हो गया जो एक छोटा गांव है, और गांव से
जो बड़ा स्वरूप है उसे भाकर कहा जाता है। तो गांव और भाकर स्तर पर क्या होती है, जाति पंचायतें होती हैं जिनके द्वारा आर्थिक व शारीरिक दंड दिए जाते हैं। मतलब अगर कोई गरासिया जनजाति में किसी प्रकार की कोई चोरी करता है, कोई उदंडता करता है, कोई भी गलत कार्य करता है तो उसे दंड दिया जाता है ना। और अगर कोई चोरी करता है तो उसे आर्थिक दंड। तो इनकी जो जाति पंचायत होती है वो विवादों का निपटारा करती है और आर्थिक दंड भी वो देती है, यानी पैसे का दंड भी वो लगाती है और शारीरिक दंड भी देती है। शरीर के द्वारा भी उसमें क्या दंड दिए जाते हैं। पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 लाइन क्वेश्चन बनता है 12th के एग्जाम में, याद रखेंगे। इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरासिया जो जनजाति है उसमें पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, सहलोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सहलोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहलोत। पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है गरासिया जनजाति में, सहलोत। गरासिया जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, सहलोत। याद रखेंगे, ठीक है। तो गरासिया जनजाति में पंचायत के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। ये जैसा कि फोटो में आप देख सकते हो, आपको गरासिया जनजाति की एक बहुत ही सुंदर पंचायत आपको दिखाई दे रही है। आइए आगे बात करते हैं गरासिया जनजाति में। इस जनजाति में कई छोटे बड़े मेले भरे जाते हैं। जिस प्रकार सभी जनजातियों में मेले भरे जाते हैं, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ करके आए हैं बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम बात करते हैं ये जितनी भी जनजातियां हैं, और अभी जब हम गरासिया जनजाति की बात करें इसमें भी बहुत सारे मेले भरे जाते हैं। ये 2 नंबरों का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि गरासिया जनजाति के मेलों के बारे में बताइए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा इसे रटने वाले शब्द थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा। आइए बात करते हैं। इस जनजाति में कई छोटे बड़े मेले भरे जाते हैं। इनका बड़ा मेला मनखारों का मेला भरा जाता है, यानी कि गरासिया जनजाति में सबसे बड़ा मेला कौन सा है, मनखारों का मेला। गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, मनखारों का मेला। इसे याद इस प्रकार रखेंगे कि गरासिया जो जनजाति है उसके मन में सबसे बड़ा मेला है मनखारों का मेला। मन का मेला मनखारों का मेला, जाति गरासिया। तो मनखारों का मेला, मनखारों का जो मेला है वो कौन सी जनजाति में होता है दोस्तों, गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो याद रखेंगे, दोबारा मैं बता रहा हूँ, गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला बताइए। सबसे बड़ा मेला है मनखारों का मेला। गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला मनखारों का मेला। अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, दूसरा मेला इनका जो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मेला है वो है अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला। अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला और देवला के पास कोटड़ा का मेला। तो कोटेश्वर कोटड़ा याद रह जाएगा आपके, कोटेश्वर कोटड़ा, ठीक है। तो अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, देवला के पास कोटड़ा कासिम रोड पर चैत्र मेला, ठीक है। कोटड़ा कासिम रोड पर चैत्र मेला और गणगौर का मेला इनके प्रमुख मेले हैं। आई बात समझ में। तो 2 मेले तो आपको याद रह जाने चाहिए, एक तो गणगौर का मेला इनका प्रमुख है, एक मनखारों का मेला इनका प्रमुख है। तो दोबारा देखते हैं, गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला मनखारों का मेला, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा मेला अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, ठीक है। उसके बाद में तीसरा देवला के पास कोटड़ा कासिम रोड पर चैत्र मेला। देवला के पास कोटड़ा कासिम रोड पर चैत्र मेला। उसके बाद में गणगौर का मेला। तो मुख्य रूप से गरासिया जनजाति में दोस्तों कितने मेले हैं, 4 मेले हैं। पहला मनखारों का मेला, दूसरा कोटेश्वर का मेला, तीसरा कोटड़ा कासिम का मेला और चौथा गणगौर का मेला। तो 4 में से मैं मानता हूं कि 2 तो आपको याद रहने चाहिए इस वीडियो के बाद में, और 2 बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो एक तो गणगौर का मेला याद रह जाएगा आपको, और दूसरा कौन सा, मनखारों का मेला, जो कि गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। मेले में ही देखिए, मेले में क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है। मेले में ही गरासिया युवक अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। मतलब मेलों में जब युवक और युवती घूमते हैं तो वो अपने जीवन साथी का जो चयन है कि मुझे किससे शादी करनी है, वो गरासिया जनजाति में जो युवक और युवतियां हैं वो अपने जीवन साथी का चयन कहाँ पे करती है, मेलों में ही करती है ना। घरों पे जाकर के डिसीजन उनका नहीं होता, उनका डिसीजन कहाँ पे होता है, मेलों में ही होता है। तो गरासिया जनजाति में जीवन साथी का चयन, जीवन साथी का जो चयन है वो मेले में ही किया जाता है। अब वालर, गरबा, मोरिया, गैर, गरासिया इनका प्रमुख नृत्य है, ठीक है। इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, उन नृत्यों की बात करते हैं। देखिए, वालर सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा, वालर के बाद में आ गया गरबा।
गरबा के बाद में मोरिया, गरबा के बाद में मोरिया। याद रखेंगे, मैंने पहले आपको बताया था कि मोर को ये बहुत ही शुभ पक्षी मानते हैं, तो मोर से याद रह जाएगा, मोर से मनखारों का मेला याद रह जाना चाहिए, और मोर से आपको इनका एक नृत्य है जिसका नाम क्या है, मोरिया, मोर से मोरिया। तो इनका महत्वपूर्ण नृत्य कौन सा है, मोरिया। तो देखिए 4 नृत्य हैं, वालरा और मोरिया। तो नृत्य में एक तो मोरिया आपको याद रह जाना चाहिए कि गरासियाओं का महत्वपूर्ण मेला मोरिया। मोरिया क्यों? क्योंकि मोर को ये क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं, और मोर से मनखारों का मेला याद रह जाना चाहिए। अब देखिए जनजाति कौन सी पढ़ रहे हैं हम, गरासिया जनजाति पढ़ रहे हैं। तो गरासिया गै से शुरू होता है ना, और गै से इसके अन्य नृत्य हैं। गैर से नृत्य कौन कौन से हैं, गरबा और गैर, ठीक है, गै से गरबा, गै से गैर, ठीक है, गै से गरबा, गै से गैर और गै से गरासिया, गरबा गैर गरासिया, गरबा गैर गरासिया। तो 3 नृत्य याद हो जाने चाहिए। गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य गैर और गरबा, उसके अलावा कौन सा, मोरिया, याद रह जाएगा। 3 नृत्य है, 3 नृत्य याद रहेंगे तो बहुत आपको, और चौथा आपको याद करना नहीं है। कौन सा याद नहीं करना, वालरा, वालर नृत्य। तो याद कौन सा नहीं करना गरासियों का, वालर। तो याद नहीं करना तो आपको याद हो गया। तो वालर नृत्य, गरबा नृत्य, गैर नृत्य और गैर नृत्य, और कौन सा, मोरिया नृत्य गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य है, ठीक है। और जब ये नृत्य करते हैं तो नृत्य करते करते ये आनंद में डूब जाते हैं, इनको नृत्य करने में खूब मजा आता है, ठीक है ना। जिस प्रकार हमें दीपावली पर पटाखे छोड़ने में मजा आता है, उसी प्रकार इनको नृत्य करने में आनंद, बेहद आनंद महसूस करते हैं ये, ठीक है। इसके बाद इनकी बोली में गुजराती और भीली व मेवाड़ी का असर है ना। इनकी जो बोली है कौन सी, गरासिया जनजाति की जो बोली है उसमें गुजराती, भीली और मेवाड़ी बोली का असर है। तो देखिए राजस्थान का जो इन गरासिया जनजाति का जो मैप है, देखिए एक बार मैप में चलते हैं हम, एक बार गरासिया जनजाति के मैप में चलते हैं हम। उस मैप में बताता हूँ मैं आपको कि कैसे इनकी बोली पर किस प्रकार से, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। देखिए जैसे कि हम बात की थी अभी कि गरासिया जनजाति के, गरासिया जो जनजाति है उसके महत्वपूर्ण मतलब उनके क्षेत्र कहाँ पर है। तो देखो गरासिया जनजाति जो है, उन गरासिया जनजाति का जो क्षेत्र है वो देखिए तो पाली है, ठीक है। एक पाली के साथ साथ, पाली के साथ साथ देखिए, एक मिनट, ये देखिए, एक तो आपका एक तो गरासिया जनजाति का क्षेत्र हो गया पाली, पाली के साथ हो गया सिरोही, सिरोही के साथ हो गया उदयपुर। तो ये 3 महत्वपूर्ण जिले हैं जिसमें गरासिया जनजाति निवास करती है। मैंने अभी आपको क्या बताया, गरासिया जनजाति की जो बोली है उसमें गुजराती का महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो देखिए दोस्तों, गुजराती का तो महत्वपूर्ण प्रभाव होना ही था। क्यों महत्वपूर्ण प्रभाव क्यों होना था? क्योंकि आप देखिए सिरोही के पास, सिरोही के पास हमारा जो भारत का दूसरा राज्य वो कौन सा लग रहा है, राजस्थान। सिरोही और उदयपुर, ये जो सिरोही और उदयपुर 2 जिले हैं, इनके पास कौन सा राज्य लग रहा है, गुजरात लग रहा है। तो देखिए गुजरात एकदम इनके पास में है, तो पास में है तो गुजराती का प्रभाव इनकी बोली पर आना ही था। आई बात समझ में? तो गरासिया जनजाति पर एक तो गुजराती बोली का बेहद प्रभाव है, ठीक है। और दूसरा हम बात करते हैं, मैंने बताया इसमें है कि भीली जनजाति की बोली का भी इसके बोली में प्रभाव है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है ये भील जनजाति का क्षेत्र है। तो भील जनजाति का क्षेत्र होने से इनकी बोली पर भीली बोली का भी प्रभाव है। जो भीलों के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसे भीली कहा जाता है, भीली। भीलों के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है, भीली बोली कहा जाता है। तो गरासिया जनजाति पर एक तो गुजराती का प्रभाव है, एक तो किसका प्रभाव है, गुजराती का प्रभाव है। एक जो भीलों का जो क्षेत्र में रहने के कारण भीलों की बोली को जो भीली है उसका प्रभाव है। उसके साथ साथ मेवाड़ी का भी प्रभाव है। मेवाड़ बोली उसे बोला जाता है जो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का जो ये क्षेत्र है, सिरोही आ गया, पाली आ गया, ये जो पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र है ये मेवाड़ का क्षेत्र है। तो इनकी बोली में मेवाड़ी का भी प्रभाव है और मेवाड़ी के साथ साथ मारवाड़ी का भी प्रभाव है, क्योंकि ये जो पाली जिला है ये किस में आता है, मारवाड़ में आता है। पाली जिला मारवाड़, मारवाड़ किसको कहा जाता है, मारवाड़ ये रहा आपका जो जोधपुर है, पाली है ना, बाड़मेर है, नागौर है, ये जो बेल्ट है ये मारवाड़ का बेल्ट है। तो इनकी बोली में 4 बोलियों का मिश्रण है। गरासिया जनजाति की जो बोली है उसमें 4 बोलियों का मिश्रण है। 4 कौन कौन सी बोली है दोस्तों, याद करेंगे। पहला गुजराती का, दूसरा भील रहते हैं, भीलों के पास रहते हैं तो भीली बोली का, तीसरा मेवाड़ क्षेत्र में रहते हैं तो मेवाड़ी का प्रभाव है, और चौथा जो मारवाड़ में रहते हैं तो मारवाड़ी का प्रभाव है। तो भीली बोली के ऊपर भीली जो ये गरासिया जनजाति की जो बोली है उसके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से 4 बोलियों का क्या है दोस्तों, प्रभाव है। आइए हम आगे बात करते हैं।
ये पंचायत आपने देख ली गरासिया जनजाति की। उसके बाद में हमने ये मेले भी देख लिए गरासिया जनजाति के। मेलों के बाद में हमने आगे हम बात करते हैं इनमें वस्त्रों की। पहनावा, पुरुष धोती कमीज व सिर पर तौलिया बांधते हैं। देखिए आपको फोटो में दिखाई दे रहा है गरासिया जनजाति का जो ये पुरुष है इसने अपने सर पे तौलिया बांध रखा है। देखो तौलिया बांध रखा है इसने अपने सर पे। तो देखो और नीचे देखो इसने धोती पहन रखी है। तो जो पुरुष होते हैं गरासिया जनजाति में वो पुरुष धोती व कमीज पहनते हैं और सिर पर तौलिया बांधते हैं। स्त्रियां तड़क भड़क के कपड़े पहनती हैं। तड़क भड़क का मतलब हो गया जो चमकीले, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि गरासिया जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो तड़क भड़क के कपड़े पहनती है और अपने तन को पूरा ढकती है। जैसा आप देख सकते हैं फोटो में, ये अपने तन को पूरा ढकती है और तड़क भड़क के कपड़े पहनती है। ये अपने तन को पूरा ढकती है। ललाट व ठोडी पर गोदना गुदवाती है। ललाट व ठोडी पर गोदना, गोदने का मतलब मैं पहले भी कहा था, विश्व की जितनी भी जनजातियां हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, लगभग मोटे तौर पर जितनी भी जनजातियां हैं वो सब गोदना गुदवाती है। गोदने का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, गोदने का मतलब होता है टैटू। जैसा कि आप फोटो में देखो, ये जो महिला है इस महिला के सर पे आपको ये काला काला जो दिखाई दे रहा है ना, ये गोदना गुदवाना होता है। ये शरीर में कहीं पर भी, हाथ पर, चेहरे पर, माथे पर, है ना, कमर पर और गर्दन के पास, कहीं पर भी जहाँ पे आपकी इच्छा है वहाँ पे आप गोदना गुदवा सकते हैं, जो कि जनजातियाँ गुदवाती हैं। तो गोदने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो काले काले जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये गोदना है। ये आज एक बार गोदना गुदवाने के बाद में ये आजीवन आपके शरीर पर रहता है। तो आज तो गरासिया जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर पर क्या गुदवाती हैं? ललाट और ठोडी पर। ललाट मतलब माथे पर और ठोडी मतलब ठोडी आप जानती हो चिन्ह, ठोडी के ऊपर ये गोदना क्या है गुदवाती है। एक तो माथे पर और एक ठोडी के ऊपर ये गोदना गुदवाती है। गोदना आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक जो बनवाते हैं कुछ लोग, आपने भी देखा अपने हाथ पे ओम लिखवाते हैं, है ना, और भी कुछ लिखवाते हैं और अच्छे मतलब चित्र बनवाते हैं, उसे टैटू बोला जाता है। हम टैटू बोल देते हैं, ये गोदना बोल देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो जितनी भी जनजातियाँ हैं वो गोदना गुदवाती है। उनमें से गरासिया जनजाति भी मुख्य रूप से कहाँ पे गोदना गुदवाती है दोस्तों? ललाट और ठोडी पर। तो देखिए पहनावे में बात की, पुरुष धोती पहनते हैं, सर पे तौलिया बांधते हैं। महिलाएं हैं वो तड़क भड़क के कपड़े पहनती है, ठीक है, और अपने तन को पूरा ढकती है। ललाट और ठुड्डी पर गोदना गुदवाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे गरासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था की। वर्तमान में जो गरासिया जनजाति है, पहले ये भी शिकार करते थे, बहुत अच्छे शिकारी थे। ठीक है ना, इन्होंने शिकार करना भील जनजाति से सीखा था। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं गरासिया जनजाति की। ये वर्तमान में कृषि पर डिपेंड है। जिस प्रकार सभी जनजातियाँ कृषि पर डिपेंड होगी उसी प्रकार ये वर्तमान में कृषि पर डिपेंड है, कृषि पर निर्भर है। वनोत्पाद, वनों से जो मिलने वाले उत्पाद है उनके ऊपर निर्भर है। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? लकड़ी प्राप्त होती है, शहद प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं। तो वनों से जितनी भी प्रकार की जो चीज़ें मिलती हैं उनके ऊपर ये निर्भर है। इसके अलावा ये वनोत्पाद को संग्रहण करते हैं। इसके अलावा ये शिकार करते हैं। ठीक है ना, शिकार थोड़ी बहुत, अभी तो आपको पता है शिकार करना हमारे पूरे देश में ही बंद है ना, कोई शिकार नहीं कर सकता है। तो ये शिकार करते हैं। पशुपालन इनके मुख्य व्यवसाय हैं। ठीक है, पशुपालन भी जो कृषि करेगा वो पशुपालन भी करता है। तो ये कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय इनके प्रमुख व्यवसाय हैं। तो गरासिया जनजाति में कृषि, वनोत्पाद संग्रहण, शिकार, पशुपालन इनके मुख्य व्यवसाय हैं। सामूहिक कृषि को ये हरी भावरी कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जब ये सब हरी खेती करते हैं, हरी खेती का मतलब जब खेत हरा भरा होता है और सब सामूहिक रूप से खेती करते हैं, 10, 12, 15, 20 लोग, उस सामूहिक खेती को ये क्या कहते हैं? हरी भावरी। गरासिया जनजाति में सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है? हरी भावरी, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, वो दो जिस प्रकार ये हरी भावरी करते हैं। हरी भावरी का मतलब क्या हुआ? हरी भावरी का मतलब हुआ सामूहिक कृषि। हरी भावरी का मतलब क्या हुआ? सामूहिक कृषि। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। गरासिया जो जनजाति है वो हरी भावरी कृषि करती है। उस कृषि को कहा जाता है जो कि सामूहिक कृषि का एक प्रकार है। और देखिए इस चित्र में साथ साथ आपने हरी भावरी देख ली, सामूहिक कृषि। ये देखिए गरासिया जनजाति के एक जो मतलब बुजुर्ग है वो पशुपालन कर रहा है, पशुओं को लेकर के जा रहा है। या आप फोटो में देख सकते हैं ये छान के नीचे गाय वगैरह बंधी हुई है। तो पशुपालन, कृषि, वनोत्पाद इनके महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? व्यवसाय है वर्तमान के अंदर। ठीक है, आज
और उसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको रट लेना, ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। ये लोग अनाज का संग्रहण सोहरी में करते हैं, जैसे हम लोग अनाज का जो संग्रहण है वो टंकियों में करते हैं, है ना, लेकिन ये जो ग्रास या जनजाति के जो लोग हैं वो अनाजों का संग्रहण दोस्तों कहाँ पर करते हैं? सोहरी में करते हैं। सोहरी का मतलब जिसमें अनाज रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सोहरी। अनाज रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सोहरी। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो दो बड़ी बड़ी टंकियां आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों के अंदर क्या रखे जाते हैं? अनाज रखे जाते हैं, ठीक है। तो ग्रास या जनजाति में अनाज को इकट्ठा करने के लिए जो टंकियां बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? सोहरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि सोहरी किसे कहा जाता है? सोहरी ग्रास या जनजाति के अंदर जो अनाज भंडारण की जो टंकियां होती है, ग्रास या जनजाति में जो अनाज भंडारण की जो टंकियां होती है, उन टंकियों को सोहरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सोहरी अनाज भंडारण की टंकियां किस जनजाति की? सोहरी जनजाति की, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आज आपको एक राजस्थान की जनजाति पढ़ा दी, आगे अन्य जनजातियों की बात करेंगे। कोई भी बात आपके समझ में नहीं है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कुछ समझाने वाली ज़्यादा बात है इसमें, है ना। तो आप अगर कोई बात समझ में नहीं है आप मुझे कॉल कर लेना। छोटी छोटी जनजाति आपकी किताब में दे रखी है राजस्थान की, आगे हम बात करेंगे राजस्थान की अन्य जनजातियों के बारे में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और आर्या परिवार आपके लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू।